everyone, this is Ayushi Pandya. Welcome to the VU show episode number 3. तो वो कह गए, उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। एक ऐसी कलम जो सिर्फ मोहब्बत नहीं इनकलाब लिखती थी, जो अल्फाज नहीं जज्बात बोलती थी। राहत इंदौरी साहब, उनका लिखा आज भी महफिलों में जीता है और आज भी दिलों तक पहुंचता है। और आज उनकी ही विरासत से एक सुर है, एक ऐसी आवाज जो शायरी को नए दौर की रोशनी दे रहे हैं। सतलज राहत इंदौरी जी, उनकी शायरी है, उनकी शायरी सिर्फ मोहब्बत का एहसास ही नहीं बल्कि जिंदगी की कड़वाहट भी है। तो आइए इस सफर पर सवाल करने के लिए हमारे पास यहाँ मौजूद है सतलज राहत इंदौरी साहब। वेलकम टू द वीयू शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी जी, आपने बड़ी खूबसूरत मेरे लिए तमहीद बांधी और आपने ये जिक्र किया कि राहत साहब की विरासत मुझे मिली है। दरअसल हिंदुस्तान में आस्थाओं का सम्मान है, निस्बतों का एहतराम है, तो राहत साहब की वजह से लोग मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं। हालांकि ना मेरी इतनी हैसियत है, ना मेरी इतनी काबिलियत है, और राहत साहब के वारिस हर वो इंसान है जो उनको देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, और मुझे लगता है बहुत से लोग मुझसे आगे हैं। बहरहाल आपने मुझे याद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सतलज जी, अगर शायरी आपका रास्ता ना होती तो आप किस रास्ते पर होते? क्या कोई और भी ऐसा जज्बा था जो आपको बुलाता था? जी, मैं बेसिकली बुनियादी तौर पे शायर नहीं हूँ, आशिक हूँ। तो वो आशिकी मेरी कामयाब पूरी तरीके से नहीं हो पाई, तो मैं फिर अब शायर बन गया। तो दरअसल शायरी अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत सटीक ज़रिया मुझे लगता है। कोई इंसान अगर खुश होता है तो हंसता है, दुखी होता है तो रोता है, गुस्सा आता है तो अपने गुस्से का इज़हार करता है, प्यार आता है तो अपने प्यार का इज़हार करता है, लेकिन शायर हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ लिख देता है। तो मुझे लगता है कि शायरी के ज़रिए मैं अपने आप को बयान कर पा रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा संतुष्टि, सबसे ज़्यादा संतोष इसी बात का है कि अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाते हैं। क्या बात है। किस तरह की शायरी आपको लिखना पसंद है? मतलब आप पसंद करते हैं जैसे मोहब्बत, सियासत या जिंदगी का सच? देखिए, शायरी को मैंने किसी खाने में नहीं बांटा। दरअसल शायरी हमारी ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन होती है। जो ज़िंदगी में लम्हात गुज़र रहे हैं उनको कलमबंद करना ही शायरी है। दरअसल जो लोग लिखते हैं, आप जो सोचते हैं वो लिखते हैं, आपको जो लगता है वो लिखते हैं, लेकिन आपको वो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जो लगता है वो लिखना और जो हो रहा है वो लिखना, उसमें फ़र्क होता है। जो हो रहा है वो लिखना चाहिए। जब आपको जो लगता है आप लिखते हैं तो वो एक तरह से उपदेशात्मक हो जाता है, आप एक उपदेश देते हैं। लेकिन जो हो रहा है जब आप लिखते हैं तो उसमें दुःख बयान होता है, एक सच्चाई बयान होती है, जिससे इंसान बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाता है। तो जब आप सच्चाई के साथ लिखेंगे और जो हो रहा है वो लिखेंगे, जो आपको लगता है वो नहीं, जो हो रहा है वो लिखेंगे, तो वो शायरी बहुत ज़्यादा करीब होगी ज़िंदगी के। हर एक उसके लिए आपको एक इमोशन जो है वो लाना पड़ता है अंदर। आपके दिल के सबसे करीब वो एक शेर या फिर कोई गजल हो जो आप हमें बताना चाहते हैं, जो आपकी सोच को पूरी तरीके से बयां करता है? शायरी दरअसल हर एक लम्हे में बदलती जाती है, इंसान के मूड पे, इंसान की ज़िंदगी की उस वक्त के पेशो-ख़म पे ये मुनहसिर है कि वो कौन सा शेर पसंद करता है। नौजवानी में जो शेर हमें बहुत पसंद आता है, जैसे साहिर लुधियानवी का, कि भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, काँप उठता हूँ मेरा दर्द कोई जान ना ले, और यूं भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुझे देख के पहचान ना ले। क्या बात है। और वही कुछ वक्त आगे बढ़ता है तो शायद मेराज फैज़ाबादी का शेर उन्हें पसंद आए कि बेखुदी में दर्द के कितने समंदर पी गया, प्यास भी क्या शय है मैं घबरा के पत्थर पी गया, अब उसे देखूं तो आंखों पर यकीन आता नहीं, वक्त उसके जिस्म का सब संगे मरमर पी गया। तो इंसान की ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं उसके हिसाब से उसको शायरी पसंद आती है, ना पसंद आती है, मेरा ऐसा मानना है। क्या बात है। आप जब लिखने बैठते हैं तो कौन सी ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रोसेस होती है, या फिर आप कुछ ऐसा फॉलो करते हैं? आपके कलम जो है वो शब्दों के साथ बस चलती बनती है? नहीं, शायरी लिखने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता है कि आप ना धो के बच्चे कपड़े पहन के कलम और कागज़ उठाकर शायरी लिखने बैठ गए। शायरी एक आमद है, शायरी एक कैफ़ियत है। जब कैफ़ियत तारी होती है और जब आपको एक लम्हा लगता है कि हाँ, आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे, तो ये सोच के नहीं लिखा जा रहा है, ये पी के लिखा जा रहा है। तो इंसान शायरी लिखता नहीं, शायरी कहता है, और वो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ सफ़र करती है।
अच्छा, आज की जो जनरेशन है ना, जी। वो शायरी को जैसे ट्रेंड के तौर पर देखती है या फिर गहराई महसूस करती है? इस पर आप क्या कहना हर चाहेंगे? तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं, हर तरह के माल का ग्राहक यहाँ मौजूद है। अच्छी शायरी को सुनने वाले चाहे कम हों, लेकिन वो जानते हैं अच्छी शायरी क्या है, बुरी शायरी को सुनने वाले चाहे ज़्यादा हों, लेकिन उनको पता नहीं शायरी क्या है। तो बहुत एक खाई है। लिटरेचर को जो समझा जा रहा है, लिटरेचर वो है नहीं, जिसको लिटरेचर माना जा रहा है, वो लिटरेचर है नहीं। तो मुझे लगता है कि जिसको शायरी समझ के यूथ फॉलो कर रहा है, उसमें बेसिक शायरी के ग्रामर भी करेक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी माहौल ऐसा है। लोग मतलब ट्राई कर रहे हैं उस पर जी। लिखना। जी, तो सबसे पहली बार जब आपने महफिल में अपनी शायरी सुनाई, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने कलाम को, अपनी शायरी को लोगों तक पहुंचाऊं, और ये सबसे बड़ा एहसान है ऊपर वाले का। मैं पहले मुशायरे से, पहले शेर से ही लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना चालू किया, क्या बात और मुझे लगता है कि हर मुशायरे से मैं इम्प्रूव होता गया। क्या बात है। आप स्कूल में भी मतलब थोड़े से शांत स्वभाव के थे या थोड़े मस्ती वाले थे? नहीं, मैं शांत स्वभाव का था, लेकिन हाँ, शायरी तब भी मैं बहुत पढ़ता था, मुझे शायरी बड़ी पसंद थी। तो आप शुरू से ही मतलब शायरी लिखते आए हैं? आपको मतलब स्कूल टाइम में भी ऐसा आपको था कि हाँ, मैं आगे जाके ऐसा शायर बनूंगा जी, या फिर? मैं जब स्कूल में था तभी मैं कॉलेज के फंक्शंस में शायरी को परफॉर्म करने जाया करता था, और मुझे बचपन से लगता था कि शायरी मेरे लिए एक बहुत ही पसंदीदा अमल है, और उससे मुझे बड़ा शेर कहने में, शेर सुनाने में बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा आनंद आता था। क्या बात है। मैं अगर राहत इंदौरी साहब की बात करूं, तो वो आपके पिताजी और उनकी शायरी का आपके अंदाज पर कितना असर पड़ा है? देखिए, शायरी से तारुफ तो राहत साहब की वजह से हुआ। मैं बचपन से शायरी के माहौल में रहा, लाइब्रेरी के बीच में रहा, किताबों के आसपास रहा, शायरों से मुलाकात रही, कवियों से मुलाकात रही। तो एक साहित्य का और एक लिटरेचर का, एक उर्दू अदब का माहौल मुझे बचपन से मिला, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा उसके करीब गया। और जब मैंने शायरी में ग्लैमर की एंट्री हुई, जब 1990 और 2000 के दरमियान, तो मुझे लगा कि ये जो फील्ड है, ये भी, इसको भी एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। क्या बात है। मतलब आप शुरू से ही ये चीज को लेकर चल रहे थे। हाँ जी, तो मुझे इंस्पिरेशन आपकी कौन रही है? ज़ाहिर सी बात है, राहत साहब ही रहे होंगे। और राहत साहब के शेरों ने मुझे शेर करना भी सिखाया और ज़िंदगी जीना भी सिखाई। जीना भी राहत साहब कहते हैं कि मेरे बेटे, किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। तो मैं इश्क करता रहा, लेकिन मुझे अपनी बाउंड्री मालूम थी। अच्छा, तो इससे मिलता जुलता एक सवाल है मेरा कि एक शायर की मोहब्बत में और एक इंसान की मोहब्बत में क्या फर्क है? देखिए, दोनों की शायर मंजिल को एक आप ही है? सबसे पहले तो इंसान मानना शुरू कर दीजिए। शायर भी एक इंसान होता है। शायर दरअसल क्या है कि किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो अब्बास ताबिश का शेर है कि गिरती कश्ती में सभी चीख रहे हैं ताबिश, और मैं चाहता हूँ मेरा शेर मुकम्मल हो जाए। क्या तो बात। शायर को हर सिचुएशन में कोशिश ये थी कि अपना शेर कैसे कंप्लीट कर लूँ, चाहे वो दुख का मामला हो या सुख का मामला हो। तो ये एक शायर के साथ ये बात होती है कि वो हर सिचुएशन का चाहता है कि वो किसी तरीके से कलम बंद कर ले, कि यार ये, और वो एक तरह से उसकी डायरी भी होती है। जब वो अपने शेर पढ़ता है तो उसको याद आता है कि यार, ये मैंने उस सिचुएशन पे कहा था, ये उस वजह से मैंने लिखा था। तो वो एक सफरनामा है। जी, तो राहत साहब अपने नाम के आगे इंदौरी क्यों लगाते हैं? इंदौर की वजह से। राहत साहब, वैसे राहत कुरैशी नाम था उनका, जी। और इंदौर से उनकी मोहब्बत, उनकी रग़बत थी कि उन्होंने अपने नाम के साथ इंदौरी को लगाना मुनासिब समझा, और फिर पूरी दुनिया ने इंदौरी नाम से उनको जाना। मुंबई में उन्होंने काफ़ी काम किया, 200-300 गाने लिखे फिल्मों में, लेकिन बम्बैया नहीं हुए, इंदौरी ही रहे, और इंदौरी ही मरे। तो इंदौरी स्लैंग का अगर मैं बात करूँ तो एक अलग ही मजा है जी। और एक अपनी मतलब खुशबू, अपनी मिट्टी की एक खुशबू है। तो आप अपनी शायरी में इसका कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं क्या? कभी इस्तेमाल लिखते वक्त? सोच के नहीं करते, हो जाता है। वो मतलब इनबिल्ट है। जैसे राहत साहब इनबिल्ड की है। भी जो यस। मशहूर ज़माना गज़ल है, पूरी दुनिया में वो वायरल रही कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। जी। तो नहीं जो है, ये नहीं को इंदौरी लैंग्वेज में नहीं कहते हैं, नहीं गया। तो हाँ। वो उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं भी हाँ। अक्सर बिना किसी सोच के ही वो लफ्ज़ आ जाते हैं जो इंदौर की ज़ुबान में हो, और ज़ाहिर सी बात है, इंसान जिस ज़ुबान में सोचता है उसी में लिखता है। आज के टाइम पे ना लोग बहुत जल्दी प्यार करते हैं मगर निभा नहीं पाते। तो क्या ये प्यार का इवोल्यूशन है या सिर्फ एक आदत? देखिए, प्यार का फैशन भी है। अब जिस कदर प्यार 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 कर दिया गया है टेलीविज़न के ज़रिए और फिल्मों के ज़रिए, कि इंसान को लगता है कि अगर प्यार ना किया जाए तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो कोशिश करके लोग प्यार करते हैं, और मुझे लगता है कि कोशिश करने वाला प्यार असली प्यार नहीं होता, प्यार तो अपने आप हो जाता है। क्या आपने कोई आज के समय का जो प्यार है उस पर कोई ऐसी शायरी लिखी है? मैं तो हर समय के प्यार की शायरी लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ प्यार अगर पे हम ही शायरी आज लिख रहा के हूँ। वक्त की, आज की सबको ही जनरेशन प्यार की की, बात करें। सबको ही प्यार की, जी। बस प्यार की ज़रूरत है।
सबको ही प्यार की बस प्यार की जरूरत है, अब तो हर एक को दो चार की जरूरत है। तो आजकल तो ये हो रहा है। सुपर, बहुत सच्चाई सच्चाई बोल दी आपने दरअसल अभी मेरी तो। शादी हो चुकी है, आप इतना खुल के प्यार मोहब्बत की बातें मुझसे ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी वाइफ भी इस पॉडकास्ट को शायद देख ले, तो आपके दो चार कुछ पॉडकास्ट की वजह से मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर पे कोई तूफान आ जाए। तो आप मुझसे, मेरा एक मतला है कि मोटी, इसको बॉडी शेमिंग मत लीजिएगा। अच्छा। कुछ खूबसूरत लगते हैं, कुछ मोटे होते हैं लोग, हाँ। कुछ पतले होते हैं, वो खूबसूरत लगते हैं। तो मोटी, दुबली, काली, गोरी याद नहीं, मोटी दुबली काली गोरी, याद नहीं, मुझको अब कोई स्टोरी याद नहीं। मोटी दुबली काली गोरी याद नहीं, मुझको अब कोई स्टोरी याद नहीं, फिर भी बेटी मेरी गोद में सोती है, कोई गाना कोई लोरी याद नहीं। तो अब तो हम मतलब मेरे बच्चे हैं बहुत और खूबसूरत। मैं ज्यादा मोहब्बत की बातें नहीं, वो तो अब खुलेआम आज नहीं के कर जमाने सकता। की बात हो रही है ना सर, मतलब आज के टाइम पे जो आपने बताया जी कि दो चार वाला प्यार, जी 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 वो घर तक आपकी बात नहीं जाएगी, चिंता मत जी करिए। तो थैंक यू। शायरी लिखते लिखते वक्त मतलब कभी ऐसी कोई लाइन आ जाती है जो आप खुद सरप्राइज हो जाते हो लिखते लिखते? अक्सर आ जाती है, वो लाइनें ही सरप्राइज करती हैं, तो इंसान गजल लिखता है कि यार ये लाइन कुछ अलग है, ये मिसरा कुछ अलग है, तो फिर वो चाहता है कि इसको मुकम्मल किया जाए। तो लाइन ही सबसे पहले सरप्राइज करती हैं, फिर इंसान उसको पूरा। अच्छा, किसी इंसान के लिए किताबें जरूरी होती है या जिंदगी का तजुर्बा? जिंदगी का तजुर्बा। किताबें कागज में दब के मर गए जितने थे कीड़े किताब के, दीवाना बिन पढ़े लिखे मशहूर हो गया। बशीर बट साहब का शेर है। तो किताबें ज़रूरी हैं, मैं किताबों वाह, का वाह। के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी का तजुर्बा जो इंसान को सिखाता है वो कोई भी किताब नहीं सिखा सकती। और ज़िंदगी का जब तजुर्बा आता है तो आपको किताब पढ़ने की समझ भी आती है। बहुत खूब कहा आपने। क्या इंसान भगवान से दूर होता जा रहा है या फिर जरूरत पड़ने पर ही याद करता है? इंसान चाहकर भी भगवान से दूर नहीं हो सकता। भगवान बहुत करीब है। बस ये है इसमें दिक्कत के दिखता नहीं है। और इन दिनों दुनिया में ये फैशन है कि जो ज़्यादा दिख रहा है आपको लगता है वो बड़ा है, जो नहीं दिख रहा है वो सबसे बड़ा है। बस जरूरत पड़ने पर इंसान याद करता है आज के वक्त पे भगवान को। सब पर डिपेंड करता है। मुझे तो लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा भगवान के करीब अपने आप को महसूस करता हूँ। बाकी लोगों का तो मैं नहीं बता सकता। आपका सबसे यादगार कोई ऐसा शो है जिसमें सबसे बेस्ट आपका मोमेंट है जो आपको अभी तक याद है? मैं राहत साहब के जितने मुशायरे मैंने सुने, मैंने 2013 से लेकर 20 तक उनके साथ सफ़र किया। इस दौरान मैंने 16 मुल्कों का सफ़र किया। कई बार कपिल के शो में गया, आमिर खान का मेहमान रहा, राहत साहब की वजह से। तो उनके साथ गुजरी हर शाम मेरे लिए बहुत यादगार और बहुत ज़िंदगी भर याद रखने वाली चीज़ है। मेरा खुद का कुछ ऐसा परफॉर्मेंस मुझे लगता नहीं कि इस लायक है कि याद किया जाए। अच्छा, कपिल शर्मा से भी आप मिले हैं, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? जाकिर खान साहब से मिले हैं, जी, कैसा लगा आपको उनसे कपिल मिलके? शर्मा से मैं 2013 में पहली बार मिला था। नोएडा स्थापना दिवस का इवेंट था, एक मुशायरा था जिसमें कुमार विश्वास साहब और हम एक कवि सम्मेलन में गए थे। उस टाइम पे कपिल वो कपिल नहीं था जो आज है, वो इतने फेमस नहीं थे। भारती सिंह और उनका शो था। और फिर देन उसके कई सालों बाद, हालांकि कुमार विश्वास उस टाइम पे कुमार विश्वास बन चुके थे, जिस टाइम पे कपिल नहीं बने थे। फिर राज साहब के साथ में कपिल के शो में गया एक बार, फिर दूसरी बार 2 बार गया। पहली बार में हमारे साथ कुमार विश्वास और शबीना अदीब थी। उसमें ये हुआ कि मुझे लगता था कि जो भी कपिल शर्मा शो के सेट पे पहुंचता है, एक सेलिब्रिटी उसके साथ में जो आता है उससे ज़रूर कपिल बात करता है। तो बड़ा मैं सूट बूट पहन के वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन इत्तेफाक से कपिल ने मुझसे बात नहीं की। तो बड़ा मैं डिप्रेस हो गया यार कि यार कपिल ने बात नहीं की, और एक नौजवानी भी थी और एक शोहरत का नशा भी था। फिर अगली बार उसने फिर याद फरमाया जिस वक्त अशोक चक्रधर राज साहब के साथ थे, और मुझे लगा यार कपिल पूछ बात तो करता नहीं, तो मैं जिस तरह से हर इवेंट में होता हूँ उस तरह से वहाँ पे मामूली तरीके से बैठा हुआ था। लेकिन इत्तेफाक से उसने उसमें मुझसे बात की, और फिर मैंने वहाँ पे एक शेर पढ़ा था जो काफ़ी वायरल रहा। 100 मिलियन व्यू आए उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कि दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है, जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। तो मुझे लगा कि वहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा बैठे थे और उनको लगा कि अपनी बात कह दी गई है। तो कपिल से ऐसी मुलाकात रही। और जाकिर से मेरी ताल्लुकात काफ़ी पुराने 10-15 साल की घेराबंदी करते हैं। और उसके जो दादा हैं उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब, उनका इंटरव्यू करने में जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, तो मैं उनका इंटरव्यू करने गया था मोइनुद्दीन खान साहब का। तो उस्ताद ने मुझे एक लड़के से मिलाया जो चाय ट्रे में चाय रख के लाया था। उन्होंने कहा ये मेरा पोता है जाकिर। और जाकिर उस टाइम पे स्कूल में थे, क्रिश्चियन एलिमेंट शायद स्कूल में थे वो, या
तो जब से मैं उनको जानता हूँ उसके बाद वो दिल्ली चले गया, दिल्ली से भी वो मेरे कांटेक्ट में रहा, उसने कई जगह मेरा जिक्र भी किया और मेरी अभी भी उससे मुलाकात होती है। अभी 10 दिन पहले वो उसका टूर है अभी यूएस का, उससे पहले मैं बॉम्बे में उससे मिला। और उसके छोटे भाई ज़ीशान, अरबाज़ म्यूजिशियन है, उनके वालिद साहब इस्माइल साहब, इन सब से मेरे बहुत गहरे ताल्लुक़ हैं। और ज़ाकिर एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन फिर भी जो उसके ताल्लुकात पुराने हैं उनको वो निभा रहा है और यही चीज़ मुझे उसकी अच्छी लगती है। वो बहुत डाउन टू अर्थ है ही इज वेरी डाउन टू और अर्थ। हमारी अक्सर बातचीत होती रहती है। इंदौर में आता है तो मुलाकात भी होती है। वो एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन मतलब जो है कंसीडर हुए हैं, बट स्टिल वो अपने अंदाज में शायरी को लेकर आते हैं। उनका हाँ एक जी, अंदाज उनके ही वन अलग है लाइनर और शायरी वाला। उनका थॉट और उनके ख्याल जो है बहुत तो अच्छे हैं। आपने और उन्होंने साथ में बैठ के कभी ऐसी बहुत जुगलबंदी करी बैठक रही है है? हमारी, तो आज भी जब हम बॉम्बे में मिलते हैं, अगर वो फुर्सत में हो तो हम लोग घंटों बैठते हैं। क्या उसके बात है। घर पे ही, उसका घर पे बांद्रा में घर है, तो वहाँ पे मुझे बुलाता है वो घंटों शायरी सुनता है। शायरी को बड़ा पसंद करता है, राहत साहब का भी बड़ा फ़ैन है और इतना बड़ा है लेकिन वो एहसास नहीं होने देता कि वो इतना बड़ा है। मैं बड़ा पसंद करता हूँ, आज भी मुझे वो शानू भाई कहता है, सतलज कहता है। आपके हिसाब से एक इंसान धर्म से बड़ा होता है या प्रेम धर्म से बड़ा होता है? प्रेम ही सबसे बड़ा होता है। जो प्रेम को समझ गया वही धर्म को समझ पाएगा। प्रेम के बिना धर्म को समझना नामुमकिन है, मेरा ऐसा मानना है। जी, पर ऐसा क्यों? आपने इस पर कुछ लिखा है? मैं धर्म और एक गज़ल मैंने कल एक सेंधवा की मुशायरे में पढ़ी, उसमें मुझे लगता है कि कुछ आपको कुछ इसका फ्लेवर मिलेगा। मैंने ये शेर कहा कि ख़ास है वो जो आम है, तुझको ज्ञान नहीं है। ख़ास है वो जो आम है, तुझको ज्ञान नहीं है। ख़ास है वो जो आम है, तुझको ज्ञान नहीं है। निर्बल का बल राम है, तुझको ज्ञान नहीं है। और जो नफ़रत बाँटे उससे भी प्यार करो, जी, जो नफ़रत बाँटे उससे भी प्यार करो। ये असली इस्लाम है, तुझको ज्ञान नहीं है। जो नफ़रत बाँटे उससे भी प्यार करो, ये असली इस्लाम है, तुझको ज्ञान नहीं है। भीड़ है तेरे साथ तो इतना मत इतरा, भीड़ है तेरे साथ तो इतना मत इतरा, सब में परशुराम है, तुझको ज्ञान नहीं है। क्या बात। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि अपनी शायरी के ज़रिए धर्म की और मज़हब की तबलीग करूँ, उसकी अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाऊँ। क्या बात है। आप भी इंदौरी हैं। जी। आपको खाने में क्या पसंद है? जो वक्त पे मिल जाए और जो भूख मिटा जाए। मैं ज़्यादा चूज़ी नहीं हूँ और मुझे जो भी मिलता है उसको मुझे लगता है कि यार ये बहुत बड़ा उपकार है ऊपर वाले का, और बस यही है। अब जैसे हमारे इंदौरियों का ना पोहा जलेबी कचौरी समोसा, पोहा जलेबी तो यार इंदौरी खाएगा ही वो। तो आप भी ऐसे पोहा जलेबी लवर हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इंदौरी होना और पोहा जलेबी ना खाना तो मतलब बड़ी अजीब बात हो जाएगी। इंदौर के लोग तो जहर भी खाएंगे तो उसमें सेव मिला के खाएंगे, तो ये इंदौर का तो आप इंदौर जानते के हैं। खाने की कोई खास याद जुड़ी है क्या आपके हर सफर चीज़ से? मुझे तो इंदौर के गली ठेलों में जो छोटे छोटे होटल्स हैं वो भी याद हैं, छोटी गुमटियाँ हैं वो भी याद हैं, कहाँ पे क्या मिलता है ये भी मालूम है। आप- छप्पन पे पूरा हमारा पूरी ज़िंदगी गुजरी है, पलासी पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे पूरा मैंने सब कुछ वहीं था, अपना स्वीट्स और फैंटेसी और हमारा सब कुछ। काफी सारे नाम आपने याद दिला दिया, हाँ जी, मुझे हाँ भूख जी। लगने लगी। बिल्कुल चलिए आप, मैं आपको इंदौर भी कम से कम ना खाऊं लेकिन आपको खिला सकता हूँ, जो जगह है। बिल्कुल हम और चलेंगे इसके इंदौर बाद। बिल्कुल जी। तो आपने अच्छा, इंदौर इंटरनेशनल में कोई बता भी रहा था कि यहाँ पे कोई आता है नया आदमी मेहमान और कहता है कि यार हमें कुछ घुमा दो, तो लोग खिलाने ले जाते हैं। हाँ कि भाई इंदौर में कुछ घुमा के लाओ, तो छप्पन ले जाते हैं, यहाँ पे कुछ खा छप्पन ले लीजिए, जाते हैं। सराफा चले जाइए, कुछ खा लीजिए। तो वो यहाँ पे घूमना भी खाना ही है। घूमना भी जी, खाना जी, ही है। जी, तो आपने इंटरनेशनली भी काफी ट्रैवल किया जी। होगा, तो सब जगह जाके आपको वहां का खाना अच्छा लगता है या हमारे इंदौर में नहीं आके? नहीं, इंदौर का, सिर्फ इंदौर का, हिंदुस्तान का, बल्कि वहाँ तो भूखे रहना पड़ता है। मुझे लगता नहीं कुछ, एक तो समझ में नहीं आता उनका नाम क्या है, कौन सी डिश है, किस तरह की है, तो वो मैं इंदौर को ही मिस करता हूँ। जी। आपका देश के प्रति भी एक अलग ही प्रेम है, जी। आपकी कहे अल्फाजों में वो भी दिखता है। जैसे जी। आपने कहा है कि मुझे पीला हरा नहीं दिखता, हाँ। मुझे तिरंगा दिखता है। जी 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 जी। तो वो एक मेरी गीत है, गांधी जी की टीम में हूँ, मैं मीम में हूँ, मैं भीम में हूँ, तामीर में हूँ, तरमीम में हूँ, जी एक खाना है तकसीम में हूँ, हर पल हक की ताजीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ। सर फोड़ो मेरा नारा नहीं, घर छोड़ो मेरा नारा नहीं, दिल तोड़ो मेरा नारा नहीं, मुंह मोड़ो मेरा नारा नहीं, जो जोड़े उस स्कीम में हूँ, जो जोड़े उस स्कीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ। मुझे पीला हरा नहीं दिखता, मुझे पीला हरा नहीं दिखता, मुझे सिर्फ तिरंगा दिखता है। तुझे देश प्रेम से क्या मतलब, तुझको बस दंगा दिखता है। तुझे देश प्रेम से क्या मतलब, तुझको बस दंगा दिखता है। तू नफरत के कपड़ों में है, तू नफरत के कपड़ों में है, मैं देश प्रेम की थीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ। कितनी नफरत तू बांटेगा,
यूं थूक के कब तक चाटेगा, मैं भारत की बुनियाद में हूँ, मैं भारत की बुनियाद में हूँ, मेरा नाम कहाँ तक काटेगा, मैं भारत की बुनियाद में हूँ, मेरा नाम कहाँ तक काटेगा, मैं छत में हूँ, मैं छत में हूँ, मैं बीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ, क्या मैं बात, मीम में हूँ, मैं भीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ। जी बहुत ही बेहतरीन आपने ये लिखा है जी और मुझे लगता है कि इसको सुनकर ही आपका जो देश के प्रति प्रेम है ना वो जी। नजर आता है। देखिए, छोटी सी बात है, छोटा सा संदेश है जो मैं आपके थ्रू बिल्कुल, सबको देना चाहता हूँ कि छोटा सा, अच्छा हो सच्चा हो तो बताइएगा, छोटा सा संदेश है लाला, छोटा सा संदेश है लाला। सबसे पहले देश है लाला। तो सबसे पहले देश है, उसके बाद ही सारी चीजें आती हैं। जी बहुत खूबसूरत। अच्छा, राहत इंदौरी जी को कभी अवार्ड्स क्यों नहीं मिले? जी देखिए, राहत साहब को अवार्ड इसलिए नहीं मिले क्योंकि उन्होंने एक तरह से अव्यवस्थाओं के खिलाफ बात की, गैर बराबरी के खिलाफ बात की, कभी सरकार की चाटुकारिता नहीं की, कभी सरकार के तलवे नहीं चाटे, कभी सरकार से किसी अवार्ड की अपेक्षा नहीं की। तो उनका अवार्ड था लोगों की मोहब्बत, लोगों के जज्बे को जाहिर करना, और उनकी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी अवार्ड जीतने की। कई बार सरकारी अवार्ड ना मिले हों, हमारे घर में जगह कम, आप कभी आइए कि जगह कम है अवार्ड, मेडल्स और अवार्ड रखने की, तो कोई अफसोस नहीं है, सरकार से इतनी उम्मीद ऐसी भी नहीं कोई थी। कहानी है इसके पीछे? नहीं, बस सच कहने की अब सजा सबको मिलना चाहिए और उनको मिली और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आपका कैसा बॉन्ड है उनके साथ रहा है मतलब? देखिए, शुरुआत में तो मेरी काफ़ी दूरियां थी क्योंकि वो बहुत, कभी छोटे शायर थे कभी बड़े शायर थे, लेकिन बिजी हमेशा रहे, तो मेरी उनसे मुलाकात बहुत कम होती थी। 15-20 दिन में एक आध बार मिलते थे, वो मुशायरों से आए हैं, और जब वो आते थे तो उनको मेरे खिलाफ मेरी शिकायतें घर वालों की तरफ से मिलती थी, तो हमारी एक दूरी थी। लेकिन 2013 से 20 तक जब मैं उनके साथ सफ़र कर रहा था तो मेरी बहुत उनसे कुर्बत हुई, तो फिर हमारी दोस्ती हुई। क्या बात है। क्या गीतकार जो है जी। वो समय की मांग के अनुसार लिखने के लिए मजबूर होता है या फिर अपनी कोई साहित्य जिम्मेदारी समझता है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि भाई आपको अपना इज़हार किस तरीके से करना है। हालाँकि जो फ़िल्मी गीतकार है वो सीधे-सीधे बाज़ार से जुड़ा हुआ मामला है, और एक कमर्शियल एंगल होता है, उस फ़िल्म के पीछे पैसा लगा होता है, वो चाहते हैं कि हमने 100 करोड़ लगाए तो 200 करोड़ रुपए कमा लें। तो इस वजह से वो कोशिश ये करते हैं कि जो बिकाऊ माल हो, वो जल्दी वो बनाया जाए, क्योंकि मुझे इसी वजह से बहुत घटिया स्तर की शायरी भी फ़िल्मों में सुनने को मिलती है। लेकिन राहत साहब ने 150-200 फ़िल्में लिखी, उनका एक भी गाना ऐसा नहीं रहा कि जिस पे आप ये उंगली उठा पाएँ कि उन्होंने कुछ गलत लिखा है। बट पहले के अगर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है तब रफ़ी साहब के समय से और भी लोगों के समय से अब हनी सिंह और इनकी यहाँ तक जहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि कैसे काफ़ी ऐसे शब्द लिखे गए, तो वो लिखना कौन तय करेगा? क्या साहित्य का इसमें कोई है या संगीत का कि नहीं, दायरा एक एक किसका है? एक एक बड़ी साजिश है, एक बड़ा गेम है, मीडिया भी उसका दोषी है बराबर का। जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो उन्हीं लोगों को एप्रिशिएट करते हैं, उन लोगों को प्रमोट करते हैं कि भाई जो इस तरह के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कोई अपने स्टूडियो में बुला के उनकी बातें की जाती हैं जो साहित्य के नाम पे गालियाँ बक रहे हैं, और ये बताया जाता है कि यार ये जो गाली बकने वाला शख्स है, इसके करोड़ों रुपए इसने कमा लिए हैं। तो जो नए लिखने वाले, उनको लगता है कि यार ये सबसे ईजी तरीका है कि हम लोग ये इस तरह से गाली बक दें और पैसा कमा लें। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे युवाओं में आई कि उनको लगता है कि यार कामयाब होना मतलब पैसे कमाना। कामयाब वो नहीं है जो जिसको ज़्यादा फीस मिल रही है, कामयाब वो है जो बिक नहीं रहा है। तो इस बात का हमें समझना पड़ेगा, ये जो पैसे को इतना ज़्यादा महिमा मंडित कर दिया गया है, ये सबसे बड़ा इसका दोष है कि भाई इसने करोड़ों रुपए का इनके पास रेवेन्यू आता है, इनके वीडियो से लाखों लोग, करोड़ों लोग देखते हैं और इतना पैसा आता है, तो वो देख क्या रहे हैं? जो गाली बक रहा है उसको पैसा मिल रहा है, जो गाली सुन रहा है वो पैसे दे रहा है। तो ये जो कल्चर है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पैदा कर रहा है। अगर आपको लगता है कि वो जो आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं वो दुनिया है, तो वो दुनिया नहीं है। गांव के मेले पनघट देखो, शहर में हिंदुस्तान नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे ये जो कचरा पूरी समाज में फैलाया जा रहा है ना, वो अगर आप इंदौर के चौराहे पर या छोटे शहर में या गाँव में, कस्बे में करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे लोग ही आपको वहाँ से धकिया देंगे। ये तो एक सोची समझी कोशिश, साजिश है कि यार इस तरह का कंटेंट इजीली बन सकता है, जल्दी खपा सकता है, तो वो चल रहा है। समय रैना मुझे कई बार अप्रोच कर चुका है, वहाँ पे लेटेंट के लिए भी किया था उसने। उनके जो पिताजी हैं राजेश रैना साहब, उनके साथ मैंने 14 साल काम किया है।
2008 से लेके 2023 तक मैं ईटीवी में पहले जर्नलिस्ट था, जो बाद में नेटवर्क 18 हो गया था। उसमें 14 चैनलों के हेड थे राजेश रैना, जो उसके पिताजी हैं। यूके गुडा हैदराबाद में मैंने उनके साथ भी रहा, उसी सोसाइटी में जहाँ वो रहते थे, और समय को मैंने बचपन से देखा है। और अभी जो उनकी कंट्रोवर्सी हुई है जी, उसके बारे में आप क्या कहना मैंने तो पहले भी देखिए, आदम अलैहिस्सलाम के 2 बच्चे थे, हाबिल और काबिल। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक हिस्ट्री, जो पहले प्रोफेट थे आदम, उनके 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। तो हाबिल ने काबिल की हत्या कर दी थी। उसके बाद से दुनिया में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, उसके गुनाह का एक हिस्सा हाबिल को जाता है, क्योंकि इस गुनाह की बुनियाद उसने रखी थी। इन लोगों की गालियां सुन के जितने बच्चों ने गाली बकना सीखी है, उन सबके गुनाह का एक हिस्सा इनके पास जा रहा है। आपको समाज वही मिलता है जो आप समाज को देते हैं। मैंने कभी अपने घर के अंदर गालियां नहीं सुनी। मैंने गालियां अगर सुनी तो समाज में देखा कि लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ना आपने सुनी होगी अपने घर के अंदर। लेकिन अब मैं अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देखता हूँ तो लरस जाता हूँ कि कहीं ये स्क्रॉल करने में कोई ऐसा कॉमेडियन ना आ जाए जो गालियां दे रहा है। और मेरे बच्चों को लोग गाली देना अच्छी बात है, और इससे बहुत शोहरत मिलती है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इन्होंने जो समाज की गंदगी थी उसको ड्राइंग रूम और बेडरूम तक पहुंचा दिया है, बच्चों के कोर्स तक पहुंचा दिया है। और मैंने इसका पहले भी विरोध किया, ऐसा नहीं कि अभी। मैंने साल भर 1.5 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ, जितना अच्छा समाज आप बनाना चाहते हो उतना अच्छा आपको बनना पड़ेगा। जी, अपार्ट फ्रॉम समय की कंट्रोवर्सी, जब हम कल्चर की बात कर रहे थे, जो आप बता रहे थे गाने को लेकर, आपकी एक टिप्पणी भी थी, जो 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, उस पर भी आपने कुछ कहा है कि आजकल के जो गानों में शब्द यूज किए जाते हैं, तो ये पिछले वक्त पहले के समय में भी इस तरीके के तो वर्ड्स यूज किए जाते थे, तब भी गानों में इस तरीके के शब्द होते थे, और गाली गलौज भी तब की फिल्मों में भी हुई जाती थी। तो क्या आप चाहते हैं पहले हो रहा था तो अभी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं उसको बढ़ावा होता है, देना लेकिन चाहिए। उसका एक ब्लेम नहीं लगना चाहिए कि नहीं नहीं ये- नहीं नहीं, आपको उसका ब्लेम लगाना चाहिए। आपको समाज के निर्माण में, अगर आप एक भारतीय हैं, आप एक संस्कृति के रक्षक हैं, अगर आप उसको अपने सुधार आप को लाना क्लेम चाहिए। करते हैं कि आप अच्छा समाज चाहते हैं, तो आप उसका विरोध करो। अगर आप चुपचाप सुनते रहोगे, देखते रहोगे, तो इसका असर आपके घर तक पहुंचेगा। तो हमारा पहला फर्ज है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। बिल्कुल। और बहुत ईजी है भाई, गाली बकना मैं उनसे अच्छी जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं कैमरे के सामने बच्चों के सामने गाली देना चल गया हूँ। बहुत सी चीजें होती हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, लेकिन यही तो एक सेंसर है कि आपको वो चीज पब्लिकली करना है कि अकेले में करना है। जी जी। राहत इंदौरी साहब का एक कहा था कि हिंदुस्तान किसी के बाप का तो नहीं है, जी ये काफी ट्रोल किया गया, जी लेकिन और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं मर जाऊं तो मेरे पेशाने पर हिंदुस्तान लिख जी। देना। तो इस पर कभी चर्चा क्यों नहीं करी गई, या मतलब आगे देखिए, क्यों नहीं इस पे शायरी किसी ने समझने कोट के लिए, किया? शायरी पढ़ने के लिए, शायरी सुनने के लिए, शायरी लिखने के लिए एक छोटी सी एक चीज बहुत जरूरी है कि इंसान का थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना, उसको भाषा का थोड़ा सा ज्ञान होना, जी। किताबों से नहीं, जिंदगी से, जो मैंने पहले कहा था। दरअसल अगर आप थोड़ा सा भी समझ पाएंगे तो ये जिस पे कंट्रोवर्सी, सिर्फ एक ही शेर पे कंट्रोवर्सी राज साहब के, सभी, सभी मतलब सभी सभी, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। समझ गया? सभी मतलब समझ गए? सभी का। किसी, किसी मतलब कोई, कोई, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो सभी का समझते हैं उनका ये शेर है, जो अपने आप का समझता है उसके विरोध में। तो आपको फैसला करना पड़ेगा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो किस जगह पे खड़े हैं, वो किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं। जी जी, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। क्या बात है। जी। सो आजकल काफ़ी सारे राइटर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, वो जिन्होंने लिखना शुरू किया है सर, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप कि वो किस तरीके से लिख सकते हैं और इसमें अपना फ्यूचर और कैसे आगे? नहीं, देखिए, मैं एडवाइस देने के लिए तो राइट्स तो मेरे पास नहीं है कि मैं एडवाइस दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे उम्र में भी कुछ छोटा होगा कोई, तो वो अच्छा लिख रहा होगा। हाँ। तो लिखना तो सबके पास, कोई भी कुछ भी अच्छा लिख सकता है, उसको जज मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने दोस्तों से, भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप पढ़ें ज़्यादा और लिखें कम। जी। आजकल लिखा ज़्यादा जा रहा है, पढ़ा कम जा रहा है। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे और कम लिखेंगे तो आप जो कम लिखेंगे वो पढ़ने के लायक होगा। तो आपको अच्छा लिखने की पहली शर्त ये है कि आप अच्छा पढ़ें, हर तरह का लिटरेचर पढ़ें, हिंदी, उर्दू, मराठी, जो भी आप लैंग्वेज आपको पसंद है, अंग्रेजी, ये कैद ना करें, हर तरह का लिटरेचर पढ़ें, उसको सुने, तो आप बेहतर लिख पाएंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू आपके अल्फाजों, आपके शब्दों ने, आपकी शायरियों ने हम सभी को मनमुग्ध कर दिया, और बहुत ही अच्छा लगा आपको यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।